हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस विद शुभम। मैं शुभम आज इस चैनल पर पहली वीडियो के साथ अपना यूट्यूब पर सफ़र स्टार्ट कर रहा हूँ, तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी। आज मैं आपको एनआरए एंड सीईटी क्या है इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा कि ये है क्या चीज़ और इसका आवश्यकता क्यों पड़ी, नीड एंड इम्पैक्ट ऑफ सीईटी विद शुभम। ये आज मेरी वीडियो का टाइटल है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एंड सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये इस वीडियो में हम डिफरेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे अबाउट एनआरए एंड सीईटी इन दिस वीडियो। फर्स्ट इज व्हाट इज एनआरए, सेकंड व्हाट इज सीईटी, थर्ड सीईटी विद डायग्राम, फोर्थ इज फुल डिटेल ऑफ सीईटी, सीईटी रिजल्ट एंड सिक्स इज प्रॉफिट एंड इम्पैक्ट ऑफ सीईटी। तो फर्स्ट हमारा टाइटल है, तो हम इस टाइटल को देखते हैं। व्हाट इज एनआरए? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड इन द बजट सेशन 2020 and 21 for recruitment in the central government job in IBPS, SSC, Railway and other department to conduct a common exam। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र 2020-21 में ये कहा था कि हम एक जो सरकारी नौकरियों में हर वर्ष पेपर कराए जाते हैं, वो अलग अलग और विभिन्न पेपर कराए जाते हैं। तो इसके लिए छात्रों की फ़ायदे के लिए कि अलग अलग पेपर ना करा करके हम केवल एक ही पेपर कराया जाए, इसके लिए हम एक संस्था का गठन करेंगे। सेकंड पॉइंट है एनआरए इज़ एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट ए सीईटी। तो एनआरए जो है ये एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी होगी, एक संस्था होगी जो इस एग्ज़ाम को कराएगी। और थर्ड पॉइंट एवरी ईयर 2 से 3 करोड़ एस्पिरेंट्स सिट ऑन द आईबीपीएस एंड एसएससी एग्जाम फॉर टायर 1 कि हर वर्ष 2 से 3 करोड़ लोग एसएससी और आईबीपीएस द्वारा कराए गए अन्य एग्जामों में टायर फर्स्ट में बैठते हैं, जो कि हमारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। तो इस एनआरए को लेकर सरकार द्वारा अभी 3 से 4 दिन पहले एनआरए का जो प्रपोज़ल है वो भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया और इस स्वीकार करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके बारे में अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके बताया भी है। तो हम देखते हैं कि मोदी जी ने ट्वीट करा है, द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल प्रूव टू बी ए बून फॉर करोड्स ऑफ यंगस्टर। इसका यह नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है ये एक युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। थ्रू द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इट विल एलिमिनेट मल्टीपल टेस्ट एंड सेव प्रीशियस टाइम एज वेल एज रिसोर्सेज। ये जो होगा इसके द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा जो विभिन्न एग्ज़ाम जो बार बार एग्ज़ाम दिए जाते हैं उनको ख़त्म करके ये एक कॉमन एग्ज़ाम कराया जाएगा और इससे जो होगा सबसे ज़्यादा हमारे टाइम भी बचेंगे और इससे हमारे जो अलग अलग रिसोर्सेज साधन इस्तेमाल होते हैं वो भी हमारे होंगे। दिस विल बी ए बिग बूस्ट टू ट्रांसपेरेंसी। और साथ ही साथ ये जो होगा हमारे लिए एक पारदर्शिता का बहुत ज़्यादा बड़ा वरदान साबित होगा। तो इसमें हेडिंग में लिखा भी है कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टू कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कैबिनेट द्वारा स्वीकार कर लिया गया है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी हम गठन करेंगे और इसके ये सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। और साथ ही साथ अब हम ये भी देखते हैं कि पीआईबी पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रकाश जावड़ेकर जी, जितेंद्र जी आदि द्वारा इस सूचना का प्रसारण टीवी पर किया गया।
आज कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में हुई और बहुत ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आज नौकरी के लिए जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी और इसका करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा। छात्रों को यानी युवाओं को लाभ मिलेगा जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथी जितेंद्र सिंह जी आए हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि ये मांग थी पूरे युवा पीढ़ी की सालों से, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन इस एक निर्णय से, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से एक परीक्षा, उससे उनकी तकलीफ भी दूर होगी, उनका पैसा भी बचेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बहुत दौड़ धूप नहीं होगी और एक ही परीक्षा से उनको आगे जाने का मौका मिलेगा। Historic decision of setting up a national recruitment agency has been taken by the Union Cabinet. This marks a paradigm shift in government recruitment. Next, please. Now, let us start with what are the problems. ये दिक्कतें क्या हैं जो उम्मीदवार फेस करते हैं। तो अगर देखा जाए तो पहले हर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का शेड्यूल अलग अलग होता है। इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस भी अलग अलग होते हैं और डिफरेंट जब 2-3 एग्ज़ाम कंडक्ट करने पड़ते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ की कमी के कारण कई जगहों पे माल प्रैक्टिसेस होने की भी संभावना बढ़ जाती है। खासकर ये जो सेंटर्स हैं ये ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में होने के कारण कई ग्रामीण इलाके से जो कैंडिडेट्स आते हैं या जो महिला कैंडिडेट्स होते हैं या दिव्यांग कैंडिडेट्स होते हैं, उनको यात्रा करने में खर्चा जो होता है और साथ में किसी को एस्कॉर्ट भी लाना पड़ता है, वहाँ रुकना पड़ता है, ये सब खर्चे जो हैं बहुत एक इम्पेडिमेंट बन जाते हैं कि ज़्यादा एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए ये एक बहुत बड़ा बाधा हो जाता है। फीस, अब हर एग्ज़ाम का फ़ीस अलग होता है और उसका भरने का तरीका भी अलग होता है। कोई मतलब ऑनलाइन भर लेता है, कोई मतलब डीडी मांगता है, या ऐसे कई दिक्कतें आती हैं, मल्टीपल फीस देने पड़ते हैं। एग्जामिनेशन डेट्स कई बार क्लैश हो जाते हैं एक एजेंसी और दूसरे एजेंसी के बीच, तो कैंडिडेट को ये फिर निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सा एग्ज़ाम छोड़ें और कौन सा एग्ज़ाम दें। बहुत ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी महसूस होती है क्योंकि कुछ ही सेंटर्स में ये एग्जामिनेशन करवाए जाते हैं जहाँ पे कंप्यूटर फैसिलिटीज़ है जो ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में ही होते हैं, तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी महसूस की जाती है। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिंग, जैसे मैंने कहा, इसको गांव या दूर दराज इलाकों से उनको सेंटर में आने में दिक्कतें होती हैं ट्रांसपोर्टेशन की और रहने की। उस जगह पे 1-2 दिन रुकना पड़ता है, उसके लिए फिर लोगों को साथ में कोई एस्कॉर्ट भी लाना पड़ता है लोगों को। हर एग्ज़ाम का करिकुलम, पाठ्यक्रम जो है वो अलग अलग निर्णित है।
तो हर एक के लिए पढ़ाई जो करनी पड़ती है वो अलग ढंग से करनी पड़ती है। हालांकि लेवल एक ही है, जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं उनका लेवल एक ही है, लेकिन उनको डिफरेंट करिकुलम, डिफरेंट पाठ्यक्रम होने के कारण उनको अलग अलग से तैयारी करनी पड़ती है। इन परीक्षा सेंटर्स में जो सिक्योरिटी देना पड़ता है उसके लिए भी लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन करना पड़ता है। तो वहाँ पे एकदम पूरा जो ज़िले का जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको डिप्लॉय करना पड़ता है, पुलिस को डिप्लॉय करना पड़ता है। ये सिक्योरिटी का भी मामला बहुत मुश्किल हो जाती है। इन सब के कारण जो है कॉस्ट तो बढ़ती हैं, खर्चा तो बढ़ता ही है, और अंत में जो साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट है, रिजल्ट लाने में और भर्ती करने में जो साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट है ये बहुत लंबा हो जाता है। ये तो हो गई प्रॉब्लम जो कैंडिडेट्स फेस करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब कई दिक्कतें ये इंस्टीट्यूशंस जो इन एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करते हैं उनके लिए भी कई दिक्कतें होती हैं, जैसे कि मल्टीपल रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं। मंत्री जी ने कहा कि ऑलमोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में 20 से अधिक रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं। हालांकि हम अभी 3 ही एजेंसीज के एग्जामिनेशंस को कॉमन कर रहे हैं, बट इन कोर्स ऑफ टाइम ये अनुमानित है कि हम लोग सारे रिक्रूटमेंट एजेंसीज के लिए ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कर पाएंगे। तो मल्टीपल रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, मल्टीपल टायर्स ऑफ एग्जामिनेशन है। टायर 1 जो होता है वो प्रिलिमिनरी टाइप का होता है, जहां पे करीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा कैंडिडेट्स उसको लेते हैं। तो उसके बाद वहाँ से फिल्टर होके मेन एग्ज़ाम जो है टायर 2 कहलाता है। तो टायर 2, टायर 3 एग्जामिनेशंस के लिए वो तैयार होते हैं। तो ये मल्टीपल टायर्स ऑफ एग्ज़ाम जहाँ भी हो रहा है, तो बार बार एग्जामिनेशन देते देते ऑलमोस्ट सारे साल में इंस्टीट्यूशन को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मतलब एग्जामिनेशन करने के लिए कुछ तैयारी करनी पड़ती है। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, एक समान स्तर का ये एग्जामिनेशन नहीं होता है, कहीं बहुत इजी हो जाता है, कहीं बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसको एक समान स्तर पे लाने के लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस की भी जरूरत है। वेन्यूज, एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए जो वेन्यूज हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, एंड मोस्टली ये अर्बन एरिया में, शहरों में ही पाए जाते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वेन्यूज के बेसिस पे भी हमको एग्जामिनेशन के शेड्यूल को एडजस्ट करना पड़ता है। सिक्योरिटी का तो मैंने कह दिया पहले ही। सुपरविजन और इन्विजिलेशन के लिए जो स्टाफ डिप्लॉय करने पड़ते हैं वो भी लिमिटेड है। लेकिन मल्टीपल एग्जामिनेशंस, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जब करती है, उन्हीं लोगों को इन्विजिलेशन के लिए लगाया जाता है। तो ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर उनको भी इस काम पे लगाना पड़ता है। प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग होती हैं, तो उस पे भी दिक्कतें आती हैं, खर्चा बढ़ता है, एफर्ट बढ़ती है, और रिजल्ट फाइनलाइजेशन में काफ़ी देर लगता है, और लॉन्ग साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए भी एक प्रॉब्लम बन जाता है। नेक्स्ट प्लीज। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कितने लोग लेते हैं, 1 लाख, करीबन 1,25,000 वैकेंसीज हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में अराइज करते हैं, जिसमें 2.5 से 3 करोड़ लोग इसको लेते हैं। ये बस 3 ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ। रेलवे में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, बैंक्स के लिए IBPS है, और बाकी सरकारी कामों के लिए SSC है। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आंकड़े लिए जाएं तो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 करोड़ लोग बारी बारी से हर एग्ज़ाम को देते जाते हैं। मतलब पहले मैंने RRB दे दिया, उसके बाद SSC भी दे दिया, उसके बाद IBPS भी दे दिया। मैं सारे पूरे साल में मैं एग्जामिनेशन ही देता रहता हूँ जब तक मेरे को काम मिल नहीं जाता है। तो अब एटलीस्ट एक लेवल इसमें कम हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक ही टेस्ट इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस, एंड जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये स्कोर लेके उसमें भर्ती करना चाहती है
तो वो इस कॉमन एलिजिबिलिटी एग्जाम के बेसिस पे जो स्कोर्स मिलेंगे उनको लेके अगले लेवल एग्जामिनेशन के लिए वो एक्सेप्ट करेंगे। तो ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक सोसाइटी होगी, ऑटोनमस सोसाइटी अंडर सोसाइटीज एक्ट। तो इसमें तीनों एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जैसे मैंने कहा एसएससी के, आरआरबी के और आईबीपीएस के, तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इस सोसाइटी को फॉर्म करने में, गवर्निंग बॉडीज में। ये कंडक्ट करेगा टायर 1 एग्जामिनेशन, जिसमें सबसे अधिक लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो 2.5 करोड़ जो मैंने कहा, वो फर्स्ट लेवल एग्जामिनेशन है, टायर 1 एग्जामिनेशन है, उसको कंडक्ट करेगी। ये फुल्ली ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और उसके स्कोर्स जो हैं वो इमीडिएटली कैंडिडेट को मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे वो किसी भी एजेंसी में अपना, या एसएससी हो या आरआरबी हो या आईबीपीएस हो, वो स्कोर के आधार पे वो अप्लाई करके अगले लेवल एग्जामिनेशन ले सकते हैं। अब 3 ही एजेंसीज को पहले लिया है हमने, लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे ये स्टेबलाइज होता जाएगा तो सारे रिक्रूटमेंट एजेंसीज में इस स्कोर को एक्सेप्टेंस देने की, इसको एक्सपैंड करने की भी हम सोच रहे हैं। तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि स्टैंडर्ड करिकुलम होगा, एक ही करिकुलम होगा, एक पाठ्यक्रम के अनुसार एग्ज़ाम दिया जा सकता है। हर ज़िले में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हर ज़िले में एग्जामिनेशन सेंटर्स एटलीस्ट एक, और जहाँ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं तो मोर देन एक, सेवरल सेंटर्स खोले जाएंगे, सो दैट ये जो अर्बन बायस है, जो दूर दराज इलाके में जो सेंटर्स नहीं हैं, अब हर ज़िले में ये सेंटर खोले जाएंगे। तो दिस विल बी ए बिग बोन फॉर वुमेन, for the poor and the rural candidates. There will be a standard degree of difficulty. So nobody can say that that exam was easy, this exam was difficult. There will be standard degree of difficulty. And another important thing is ये multiple languages में होंगे. The initial attempt is to make it in at least 12 languages, 12 Indian languages, so that people from different parts of the country, they can take part in the examination and increase the representation in the central government jobs. Next, please. The common eligibility test, as I mentioned, was a first level test to shortlist the candidates. The scores will be valid for 3 years. Means same scores you can use for 3 years, and you also have an opportunity to improve your score by giving the examination again. And the best score in all your attempts will be taken for the purposes of the recruitment. Next, please. So in short, when I give you the picture, it is a common registration portal जहाँ पे एक ही registration portal पे candidate को register करना होगा. Question bank with same degree of difficulty, एक question bank होगा जिसमें से central server बहुत secure manner में रखा जाएगा. वो टेस्ट सेंटर में सिक्योरिटी के साथ जाएगा विथ ऑल दी प्रोटोकॉल्स विच आर रिक्वायर्ड, द टेक्नोलॉजिकल फायरवॉल्स एक्सेट्रा उसमें होंगे, और फाइनली वो स्कोर्स जनरेट हो जाएंगे जो 3 साल के लिए उनको वैलिड होगा. नेक्स्ट प्लीज. सो दिस इज द बेनिफिट फॉर द स्टूडेंट्स. अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, अ कॉमन रजिस्ट्रेशन, अ सिंगल फी, अ कॉमन करिकुलम, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक, स्कोर, सिक्योर एग्जामिनेशन प्रोसेस, a quicker generation of scores, reduced time for the recruitment cycles, better infrastructure we will be able to provide in the examination centers to the candidates, and then improved facilities and access for rural women, rural candidates, women candidates, disadvantaged candidates who will not have to travel long distances looking for safe places to stay for giving these examinations. अब हम देखते हैं सीईटी फीचर्स के बारे में. जो सीईटी फीचर्स में पहला पॉइंट है यह है हेल्ड. ये होगा कब? तो ये साल में 2 बार कराया जाएगा. इसका जो एग्ज़ाम का लेवल होगा वो किस लेवल का होगा? 10th लेवल का, 12th लेवल का और अंडर ग्रेजुएट लेवल का. इसमें
जिस तरीके की वैकेंसी होगी उस तरीके के सिलेबस के द्वारा आपको इसमें एग्ज़ाम कराया जाएगा। ये किस पोस्टों के लिए होगा, तो ग्रुप सी और ग्रुप बी दोनों ही लेवल की पोस्टें होंगी जो कि एसएससी, बैंक और रेलवे द्वारा वैकेंसीज निकाली गई होंगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये 12 डिफरेंट लैंग्वेजेस में होगा, 12 डिफरेंट लैंग्वेज में। इस एग्ज़ाम का मोड क्या होगा, इस एग्ज़ाम का मोड ये ऑनलाइन विद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जाएगा कंप्यूटर के माध्यम से। और इसमें आपके एमसीक्यूज जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें होंगे क्वेश्चन में। इसमें चांसेस कितने मिलेंगे आपको, तो इसमें आपको अनलिमिटेड चांसेस मिलेंगे एज़ पर द एज रूल्स। आपकी जब तक उम्र की सीमा में जो आपको छूट मिलती है वो ऐसे ही मिलेगी, और इसके बाद में जितनी आप उम्र सीमा निर्धारित की जाएगी उसी सीमा के आधार पर आपको इसमें चांसेस मिलेंगे। अब इसमें मैक्सिमम 3 टाइम्स सिट इन द सीईटी इन अ ईयर। इसमें यह है कि आप एक बार 10th लेवल का देंगे, एक बार 12th लेवल का देंगे, एक बार ग्रेजुएशन लेवल का देंगे। इस प्रकार ये एग्जाम केवल साल में 3 बार ही अधिकतम बार दिया जा सकता है, इससे अधिक बार साल में नहीं दे सकते। इसमें एग्ज़ाम सेंटर जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, इसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसका एग्ज़ाम सेंटर होगा और ऑल ओवर इंडिया 1000 प्लस सेंटर जो बनाए जाएंगे। 1000 से अधिक सेंटर आपके पूर्ण भारत में इसमें बनाए जाएंगे, जिससे कि आपको सफ़र करने में ज़्यादा समय नहीं गंवाना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे। और महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, जिससे आपको लंबे समय में सेफ्टी भी रहेगी और ये आपका एग्ज़ाम पड़ोस के ही ज़िले में आपके कराया जाएगा। तो हम आगे देखते हैं। इसमें रिजल्ट, ये सीईटी पास करने के पास में आपको जो रिजल्ट मिल रहा है, तो उस रिजल्ट में एक स्कोर कार्ड विद हाईएस्ट स्कोर इन द 3 अटैम्प्ट, आपके जो इन 3 अटैम्प्ट में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर होगा वही आपका इसमें स्कोर कार्ड माना जाएगा। अब ये हम इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे देखिए, अगर फर्स्ट एग्ज़ाम में फर्स्ट अटैम्प्ट में आपके 60 मार्क्स आए, आपके सेकंड अटैम्प्ट में 75 मार्क्स आए एंड थर्ड अटैम्प्ट में आपके 70 मार्क्स आए, तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये सेकंड वाले अटैम्प्ट में आपके सबसे मैक्सिमम मार्क्स आए। तो आप इस स्कोर को आपका हाईएस्ट स्कोर माना जाएगा और इसी स्कोर को आपके स्कोर कार्ड पर प्रिंट किया जाएगा। तो आपका जो फाइनल स्कोर जो बनेगा वो इस सीईटी का वो 75 स्कोर इसमें बनेगा, जो कि इसकी वैलिडिटी जो होगी वो आपकी 3 ईयर होगी। अब हम बात करते हैं इसमें प्रॉफिट एंड इम्पैक्ट ऑफ सीईटी कि इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो हम देखते हैं पहला फ़ायदा, फर्स्ट फोकस टू क्रैक द सीईटी। हमारा जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होगा वो इस सीईटी को पास करने का होगा। और इसका जो सेकंड हमारा होगा वो हमारा होगा कि इससे टाइम सेविंग। ये टाइम सेविंग क्या होगी कि ये टाइम सेविंग हमारी होगी सबसे ज़्यादा पहले कि ये टायर जो होगा कि हमें डिफरेंट अलग अलग हमें जाना पड़ता है डिफरेंट जगह पर। अब हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा टाइम सेविंग वाला पॉइंट है, इसमें हमें एग्ज़ाम कराने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है, जिससे हमें सफ़र में काफ़ी परेशानी और दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, जो कि हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा और हमें अब अपने ही ज़िले तक जाना पड़ेगा, जिससे कि हमें सफ़र में भी हमारे जाने में दिक्कतें कम उठानी पड़ेंगी और हम इसमें आसानी से जा भी सकते हैं।
और हमारा इसमें जाने में ज़्यादा हमारे पैसे भी नहीं खर्च होंगे और हमारा समय की भी बहुत ही अधिक ज़्यादा बचत होगी। थर्ड पॉइंट हमारा मनी सेविंग। इस मनी सेविंग का तात्पर्य यही है कि हमें अलग अलग जाना पड़ता है, अलग अलग बार हमें फॉर्म फिल करना पड़ता है, तो इसमें हमारे पैसे भी उतनी बार जाते हैं कि जितनी बार रजिस्ट्रेशन कराएंगे आप उतनी बार आपकी फ़ीस कटेगी। इसमें आपकी जब फीस पहली बार अगर आपको एक कॉमन एग्ज़ाम कराया जाएगा तो आपको केवल एक ही फीस इसमें देनी होगी। साथ ही एग्ज़ाम कराने के लिए हमें जगह जगह जाने की बजाय हम केवल एक जगह जाएंगे तो उसके लिए भी हमें पैसे इसमें कम खर्च करने पड़ेंगे। इसका फोर्थ पॉइंट है लोकल एग्जाम सेंटर अवेलेबल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, वुमेन डिड नॉट टू ट्रेवल फार फॉर एग्जाम। इसका मतलब क्या, आपके ज़िले तक जो सेंटर बनाया गया है उसमें आपकी जो महिलाएं होती हैं उनको काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। इसके लिए उनको ज़्यादा दूर तक सफ़र नहीं करना पड़ेगा और वो आसानी से आपको एग्ज़ाम उसको दे सकती हैं और इसमें कोई भी छात्र समय से इसमें पहुंच सकता है। इसके बारे में हम आपने बता दिया कि स्कोर वैलिडिटी अप टू 3 ईयर्स। इसकी जो वैलिडिटी होगी स्कोर की आपकी वो 3 वर्ष तक कार्य करेगी। स्कोर कार्ड 6 वाला पॉइंट है, स्कोर कार्ड इज नेसेसरी फॉर फॉर्म एंड नेक्स्ट लेवल ऑफ द एग्जाम एंड डिपार्टमेंट एसएससी बैंक एंड रेलवे। ये आपका स्कोर कार्ड जो है ये आवश्यक होगा कि आपके फॉर्म फिल करने में, और अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो इसी के बाद ही आप किसी भी एसएससी बैंक और रेलवे द्वारा जो भी एग्ज़ाम कराया जाएगा उसके आप मींस वाले एग्ज़ाम की ओर इसमें जा सकते हैं। तो आप सभी लोगों ने देखा कि ये वीडियो के बारे में आपको मैंने इस सीईटी और एनआरए के बारे में आपको काफ़ी कुछ डिटेल से बताया। इसमें पीआईबी के द्वारा माध्यम भी से भी बताया इसमें, और अपने डायग्राम के द्वारा भी मैंने आपको इसमें अच्छे से बताया। तो आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट दें। साथ ही साथ और मैं अपनी आपको एक नई वीडियो के साथ मिलूँगा, तो आप इसके चैनल का डिस्क्रिप्शन में आप इस चैनल का लिंक देख सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने YouTube चैनल पर सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर सकते हैं। चैनल का नाम है कंपटीशन क्लासेस विद शुभम। थैंक यू वेरी मच।